वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं रजनीश पाठक स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं बिहार बोर्ड के क्लास 10th के मैथ विषय का जो आपका गणित का विषय है उसके पहले अध्याय का ये प्रश्नावली 1.3 इसके पीछे, और मैं बात करूंगा इसके पीछे यानी इस चैप्टर को समझने के लिए जो भी बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, जो बेसिक थ्योरम्स की ज़रूरत है, उन पे चर्चा करेंगे, उन्हें समझेंगे ताकि यह चैप्टर आपके लिए हमेशा के लिए आसान हो जाए। और बेस इसका बनाते हम चैप्टर को समझते चलेंगे। इसके पीछे के जो चैप्टर हैं यानी प्रश्नावली 1.1 और 1.2 उनको उसके आधारभूत बेसिक चीज़ों के साथ मैंने वीडियो बना दिया है। 2 वीडियोज़ हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से उन्हें देख लें, उनका प्रॉपर नोट्स बना लें ताकि नोट्स आपके पास रहेगा तो आप बार बार उसे समझ पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे। और जब भी समझ में ना आए तब पुनः आप इस वीडियो को आकर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको लिंक दिया जा रहा हो, एक लिंक दिख रहा होगा ऊपर में, आप उसे भी टच करके प्रश्नावली 1.1 तक पहुँच सकते हैं। फिर उसके बाद तुरंत एक और लिंक आपको दिखाई देगा 1 मिनट के अंदर, उसको टच करके आप प्रश्नावली 1.2 तक पहुँच सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं आपका प्रश्नावली 1.3 और इसे शुरू करने से पहले मैं चलता हूं इसके बेसिक चीज़ों पर चर्चा करने आपसे। इसके बेसिक चीज़ों में 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। विद्यार्थियों, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप कुछ संख्याओं का ज्ञान रखते होंगे और संख्याओं का, चूंकि आप 10th में हैं तो 9th 8th 7th जो भी आप पीछे पढ़े हैं वहां पर संख्याओं के बारे में पूरी तरह से आपको समझा दी गई है और आप समझ के इस वीडियो को देख पा रहे हैं। तो कुछ संख्याएं जो शांत होती हैं, कुछ अशांत होती हैं, कुछ अशांत अनावर्ती होती हैं, अशांत आवर्ती होती हैं, और भी बहुत सारी ऐसे संख्याएं हैं जिन्हें आप समझ पाए होंगे पहले से। ये मैं आसान करके चल रहा हूं, ये मैं मान के चल रहा हूं। तो मैं अभी आपको परिमेय संख्या बताने जा रहा हूं। जैसे परिमेय संख्या क्या होता है, अब परिमेय संख्या भी पिछली कक्षाओं में आपको पढ़ाई जा चुकी है, लेकिन यहां पर मुझे इन संख्याओं का रिविजन करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में इनकी ज़्यादा विशेषता है। आइए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। विद्यार्थी, यदि आप सीबीएसई बोर्ड से भी हैं तो आप इस वीडियो को देखकर यहाँ पर बताए जा रहे जो मैथ्स के जो तरीके हैं, जो मेथड्स हैं, उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ शब्द होते हैं जो इंग्लिश में लिखने होते हैं केवल, बस। बाकी सीबीएसई और बिहार बोर्ड में कुछ ऐसा नहीं है। तो आइए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये परिमेय संख्या दिया गया है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? कहा जाता है परिमेय संख्या के बारे में ये बातें हैं कि जो संख्या p/q के रूप में हो तथा q यानी जो हर है वो 0 के बराबर ना हो। यानी कोई संख्या यदि p/q के फॉर्म में है, क्या है? p/q के फॉर्म में है, जहां p तथा माने p एंड q क्या है? एक पूर्णांक हो, इंटीजर हो। p और q क्या है? q क्या है? पूर्णांक है। p और q क्या है? पूर्णांक है। यानी p एंड q आर इंटीजर्स, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां p और q एक पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं हो। अर्थात एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि यदि हम यहाँ पर 4 लिख दें तो ये 4 परिमेय संख्या है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? इस संख्या के नीचे 1 है और 1 है तो यहाँ पर p है और नीचे 1 के जगह, ये q के जगह पर 1 है। और शर्त ये है कि q 0 के बराबर होना नहीं चाहिए, तो q 0 के बराबर है भी नहीं, है q के 0 के बराबर 1 है। और p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, यानी पूर्णांक होने चाहिए। तो देखिए 4 और 1 दोनों के दोनों क्या है? पूर्णांक है। मैं यहाँ पर लिख दूँ 4.2, मतलब 4.2 लिख दें। अब 4.2 लिखेंगे तो क्या यह परिमेय संख्या है या नहीं है? अगर इस बात को समझना हो तो 4.2 को, तो देखिए 4.2 को हम 42/10 भी लिख सकते हैं। क्यों? इस दशमलव के जगह पर यहाँ 1 और 10, यहाँ ये जो इसके बाद संख्या उसके लिए 0 डाल सकते हैं। ओके, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ भी ये किस फॉर्म में है? p/q के फॉर्म में है। और नीचे ये 10 है, 0 नहीं है, तो ये भी संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। आप 4 पूर्णांक 1/2 लिख दीजिए। 4 दूनी 8, 1 9/2 ये हो गया। ये संख्या भी क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से देख रहे हैं, यानी जो संख्या जो है जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता हो उसे हम कैसे संख्या कहते हैं?
परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी संख्या को लेकर आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। आइए, अब ये रहा परिमेय संख्या। अगला है आपका अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या, यानी जो इसके बाद जो है वह है अपरिमेय संख्या। इंग्लिश होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ओके। अपरिमेय संख्या का इंग्लिश क्या होता है? इरेशनल नंबर। अब ये संख्या क्या होता है? ये जस्ट इसके विपरीत, यानी जो संख्या p बटा क्यू के फॉर्म में नहीं हो, p बटा क्यू के फॉर्म में, जो p बटा क्यू के फॉर्म में नहीं हो तथा q जीरो नहीं हो। अब जाहिर सी बात है, अगर p बटा क्यू के फॉर्म में नहीं हो तो q होगा नहीं, और q होगा नहीं तो जीरो होगा नहीं, ओके। तो q जीरो नहीं हो, तो इस तरीके का सवाल जो है, जैसे इस तरीके का मिल जाए आप एग्जाम्पल में। आइए इधर एग्जाम्पल समझते हैं अपरिमेय संख्या का। अब हम लिख दें रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9, आगे जितने लिखते चले जाए। हमें जरा बता सकते हैं कि इसमें हमने कोई चीज़ गलत भी लिखा है? बिल्कुल लिखा है। क्या गलत लिखा है? ये देखिए, अपरिमेय संख्या नहीं है ये क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका रूट निकल जाएगा। 4 का रूट क्या हो जाएगा? 2, और 9 का क्या निकल के आएगा? 3। तो इन दोनों संख्याओं का वर्गमूल निकल पा रहा है, और ये संख्याएं एक इंटीजर के रूप में आपके सामने दिख रही हैं, एक पूर्णांक के रूप में दिख रही हैं। इनके भी नीचे 1 है, ये 2/1 और 3/1 हो जा रहा है। तो यह संख्या परिमेय संख्या के ग्रुप में आ जाएगा। यह संख्या अपरिमेय संख्या नहीं रहा। बेशक ये रूट में है, लेकिन इसका रूट निकल रहा है, इसका वर्गमूल निकल पा रहा है। क्लियर? इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट जनरेट होता है कि वो संख्या जिनका वर्गमूल नहीं निकल पाए, वो संख्या क्या होती हैं? इरेशनल नंबर होती हैं। क्या होती हैं? इरेशनल नंबर होती हैं। तो आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। विद्यार्थियों, यहाँ पर हम समझा देते हैं इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का कुछ कंसेप्ट होता है। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेता हूँ। आइए समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ करूं तो क्या मिलेगा? अपरिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ करूंगा तो क्या मिलेगा? अपरिमेय और परिमेय का जोड़ करूंगा, मतलब इनका जोड़ घटाव करूं तो क्या मिलेगा? गुना करूं तो क्या मिलेगा? अपरिमेय और परिमेय का भाग करूं तो क्या मिलेगा? मतलब एक अपरिमेय और दूसरा यदि परिमेय हो, दूसरा यदि परिमेय है, तो इस तरह की संख्याओं का जब आप क्रियाकलाप करिएगा तो उससे जो रिजल्ट निकल के आएगा वह अपरिमेय निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? अपरिमेय निकल के आएगा। यानी परिमेय और अपरिमेय का जोड़ करिए, परिमेय अपरिमेय का घटाव करिए, परिमेय अपरिमेय का भाग करिए, परिमेय अपरिमेय का गुणा करिए। ये सभी की सभी प्रक्रियाएं जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको लास्ट में जो रिजल्ट मिलेगा वह एक इरेशनल नंबर के फॉर्म में मिलेगा, और वो संख्या कैसे क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। अब ये बात मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ? इसकी ज़रूरत है आपको चैप्टर में। जब क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर रहा हूँगा तो उस समय आपको रियलाइज होगा कि ये चीज़ें यहाँ पर क्यों बताई गई हैं। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा करेगी इस चैप्टर में। मैं इसे साफ करता हूँ इस बोर्ड को, और आपको आगे लेके चलता हूँ। आइए, मेरे पास आपका ये जो बुक है, इसमें आप चैप्टर 1.3 निकालेंगे। बिल्कुल पेशेंस से, समय को देख के परेशान नहीं होना है। आइए, मेरे पास आपका ये चैप्टर बुक है, और बुक में चैप्टर है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है। आइए, तो इस चैप्टर में पहला सवाल आपका है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक
अपरिमेय संख्या है। अब ये इन संख्याओं को ये सिद्ध करने के लिए एक प्रमेय दिया गया है, और प्रमेय कहाँ दिया गया है, तो ये प्रमेय रहा आपका पेज नंबर 14 में। पेज नंबर 14 में यहाँ प्रमेय है। अब प्रमेय क्या है, जरा मैं उसे पढ़ता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रमेय है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, मैंने शुरू में ही कहा है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको संख्याओं का ज्ञान होगा। नहीं है तो आप मेरा पहला वीडियो जो 10th का है उसे देख लीजिए, वहाँ पर सभी संख्याएं लगभग इस चैप्टर में जो ज़रूरत है वो सारी की सारी संख्याएं बताई गई हैं। आइए, तो मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। p क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ये मान के चलना है। p एक क्या है, अभाज्य संख्या है। तो कह रहा है कि यदि p ए स्क्वायर को विभाजित करती है, कोई संख्या है ए स्क्वायर, क्या है कोई संख्या ए स्क्वायर, ये p इस संख्या को पूरी तरह विभाजित करती है, इस p इस संख्या को ए स्क्वायर को पूरी तरह क्या करती है, विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी। तो जिस संख्या का स्क्वायर निकाल के यहाँ रखा गया है, यह p उसे भी विभाजित करेगी। इसके कहने का सेंस ये है कि p a को भी पूरी क्या करेगी, विभाजित करेगी। जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है, ये a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इस चीज को मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। अब हम मानते हैं कि इस एक चूंकि कह रहा है कि a क्या है, एक पूर्णांक है। a क्या है, एक पूर्णांक आपको दिया जा रहा है कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। a को यदि हम 5 मान लें, एग्जाम्पल में समझिएगा इस चीज़ को, यदि मैं a बराबर 5 मान लेता हूं तो ये a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 होगा, 25 होगा। और यहाँ जो संख्या है, यहाँ जो संख्या है p, यदि p 5 होता, p 5 होता तो क्या यह 5 इस a स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर को विभाजित करता कि नहीं करता। अब छोड़िए ये दोनों संख्या थी, एक ही संख्या होगा, तो हो सकता है आप सोचेंगे कि एक ही संख्या हुआ, अलग अलग लेते हैं। यहाँ पर p के जगह पर मैं 2 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 2, और a के जगह पर मैं 6 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 6। तो जब 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे यानी a के जगह पर मैंने 6 लिया, तो जब मैं ये 6 का स्क्वायर करूँ, इसे ध्यान से समझ लीजिएगा, ये थ्योरम है, जब 6 का स्क्वायर करूँगा तो 36 होगा, क्या होगा, 36 होगा। क्या 36 इस 2 से विभाजित होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। कितना, 18 जा, यानी 2 से 18 जा 36 पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो यही बात कहा जा रहा है प्रमेय में कि ये p का जो वैल्यू दिया होगा, ये p इस a स्क्वायर को विभाजित करती है। तो इसका मतलब ये है कि p a को भी विभाजित करेगी, तो p बराबर तो 2 माना गया था, तो 2 क्या 2 6 को विभाजित कर रही है कि नहीं कर रही है, बिल्कुल कर रही है। कितना, 3 मतलब है, कर रही है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि यही बात कहा गया है कि यदि यहाँ जो p जो संख्या जो दिया गया है वह a स्क्वायर यानी किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है, तो वह संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी जिसका स्क्वायर हमने यहाँ निकाला है और जिसके स्क्वायर को यह विभाजित कर रही है। तो यह एक प्रमेय है, और मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि प्रमेय और एल्गोरिथम के डिफरेंस में बताया था मैंने। प्रमेय वैसे तथ्य होते हैं, वैसे स्टेटमेंट होते हैं प्रमेय, जो सिद्ध किए हुए रहते हैं और जिनके बिहाफ पर हम सवालों को, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जिन थ्योरम्स के बिहाफ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिन स्टेटमेंट के बिहाफ पर, उसे क्या कहते हैं, वही प्रमेय होता है। तो यह सिद्ध किया हुआ चीज़ है, ये एक कंसेप्ट है जो कि आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो आइए अब हम चलते हैं आपके प्रश्नावली की तरफ, प्रश्नावली 1.3 की तरफ। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक चीज़ों को पूरी तरह क्लियर, मतलब एकदम क्लियरिटी से समझ पाए होंगे। हर चीज़ आपके सामने स्पष्ट है। इनमें से भी यदि कोई सवाल में दिक्कत हो तो आप हमसे हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप सभी के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.3 की तरफ। यहाँ आपका प्रश्नावली दिख रहा होगा, ठीक है। अब प्रश्नावली जो दिया गया है उसके पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि √5 एक
सॉरी √2 हम लिख दिए यहाँ पर। √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह चीज़ हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। ये प्रश्न है आपसे, तो हम प्रूफ की तरफ चलते हैं और बोर्ड को एक बार अच्छे से साफ कर लेते हैं। चलिए बोर्ड साफ ही है, इसी पे देख लेते हैं, बन जाएगा ये इतनी ही दूर में। आइए, इसका हल क्या है। देखिए मैथ में जो होता है ना, मैथ में आपके यहाँ एक टर्म लिखा हुआ है इस पुस्तक में, मैं वो चीज़ आपको भी दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी आप अपने पुस्तक ये देखिए चैप्टर से पहले जो चीज़ दिए रहते हैं ना, उन्हें कभी कभी आराम से बैठ के पढ़ा कीजिए, हमेशा पढ़िए। इसके पढ़ने से क्या होगा, ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको जानकारी मिलेंगी जो आपके नॉलेज को बूस्ट करेंगी और आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। आइए, यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, मैं इसे जूम करके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, देखिए कंट्राडिक्शन मतलब इस चीज़ का विरोध करते हुए, माने जो चीज़ आपको कहा जा रहा है कि यह बताइए कि ईंटा है, कह देंगे बताइए कि ईंटा है, तो ना हम कहेंगे नहीं खापड़ा है। ये क्या है, खपड़ा है। खपड़ा कह के और उस खपड़ा का गुण यदि ईंटा के जैसा है तो बाद में ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा कि नहीं ये खपड़ा नहीं, तो झूठ बोल रहा था, ये ईंटा है। बात समझ में आ रहा है आपको। तो इसका विरोध करते हुए हमें प्रूफ करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो विरोध कैसे करना है, हमें मान लेना है कि माना कि जो सीबीएसई बोर्ड में आएंगे वो लिखेंगे लेट। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या माना है, √5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने आपको शुरू में ही पढ़ाया है कि परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में होता है। तो √5 यदि परिमेय संख्या है, तो यदि √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने माना है कि परिमेय संख्या है, तो लिख सकते हैं। आइए, जब लिख सकते हैं इसका मतलब है यहाँ लिख सकते हैं जहाँ P तथा Q एक अभाज्य संख्या है, जहाँ P तथा Q एक अभाज्य संख्या है एवं Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो परिमेय संख्या का क्या है, शर्त है, तो इसे हम लिख लेंगे Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो √5 बराबर P/Q हो गया। अब ये चीज़ें हमने लिख लिया। अब ये लिखने के बाद मैं इसके दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, वर्ग कर देता हूँ। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, P/Q का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये निकल के आएगा 5, क्योंकि √5 और √5 अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 5 हो जाएगा, बराबर। अब ये चीज़ आप 7th में घातांक को करनी चैप्टर में पढ़े होंगे, वहाँ अच्छे से पढ़े होंगे, तो इस चीज़ को समझने में यहाँ बिल्कुल जरा सा भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। 5 और ये हो जाएगा P²/Q²। क्लियर। अब इधर Q को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5Q² = P²। ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये Q जो है, ये Q इस P को क्या कर रहा है, पूरी तरह विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये 5 इस P को पूरी तरह विभाजित कर रहा है। अब क्यों करेगा, क्योंकि PQ का स्क्वायर बराबर P² होगा, तो कहीं ना कहीं 5 इस Q को विभाजित करेगा। तो यहाँ 5 P को पूरी तरह विभाजित कर रहा है, इस P² को। तो 5 P² को पूरी तरह विभाजित कर रहा है। तो अभी हमने एक प्रमेय आपको पढ़ाया है कि यदि 5 P² को कर रहा है तो P को भी करेगा। किसे करेगा, P को भी करेगा। अब इसके आगे चलने के लिए मैं इसको साफ कर देता हूँ, आपके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आइए, तो वहां पर हमने लिखा था कि 5 P² को क्या करता है,
विभाजित कर रहा है पूरी तरह। जब 5 पी स्क्वायर कर रहा है तो प्रमेय जो हमने पढ़ा है उस प्रमेय के आधार पर 5 पी को भी पूरी तरह विभाजित करता है। क्लियर? तो ये आपने देखा, जब पी स्क्वायर को करेगा तो पी को भी करेगा। आइए, अब जब पी को कर रहा है तो हम यहां मान लेंगे कि पी बराबर 5k। क्या मान लेंगे? p बराबर 5k मान लेंगे। और जब मैंने p बराबर 5k मान लिया, जब मैंने p बराबर 5k मान लिया तो इसे समीकरण हम क्या मान लेंगे? अच्छा, समीकरण यहाँ नहीं मानना है, समीकरण जो नीचे हमको मिला था, क्या मिला था कि 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। ये समीकरण नीचे मिला था 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, उसे समीकरण 1 मानना था। क्या मानना था? समीकरण 1। जो हमें ऊपर में मिला था 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, उसे समीकरण 1 मान लेना था। ठीक, और उसी के नीचे हमने लिखा था कि 5p स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है, तो इसीलिए 5p को भी पूर्णतः विभाजित करता है। तो p बराबर 5k हमने मान लिया। अब इस p का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस p का मान हम समीकरण कहाँ रख देंगे? 1 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। आइए, अब p का मान जब समीकरण 1 क्या दे रहा है? 5q स्क्वायर बराबर p। अब p को हमने क्या माना है? 5k। अब पूछेगा k क्या है, तो k लिख दीजिए। k एक नियतांक है। k एक क्या है? नियतांक है, यानी कांस्टेंट है। इंग्लिश में बोले तो कांस्टेंट है। तो 5k स्क्वायर। अब इसे हम आगे बढ़ाते हैं कैलकुलेशन को। 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। इस 5 से ये 25 कट जाएगा, क्या मिलेगा? q बराबर 5k स्क्वायर मिलेगा ना, 5k स्क्वायर। अब फिर ये 5 जो है इस q को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। यहाँ क्या लिखेंगे कि यहाँ 5q स्क्वायर को, इस समीकरण को क्या मानेंगे? 2। 5q स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, पूर्णतः विभाजित कर रहा है। अब जब 5q स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित कर रहा है तो 5q को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। समझ में आ रहा बात? तो 5q को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। विद्यार्थियों, हमने √5 को क्या माना था? p बटा q का फॉर्म में माना था। क्या माना था? p बटा q के फॉर्म में। और जहां p और q अभाज्य संख्याएं थीं, तो अभाज्य संख्याएं किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, ये आप जानते हैं यदि संख्याओं को समझ रहे हैं तो। लेकिन यहां देखिए p बटा q में ये p इस q को विभाजित अभी भी कर रहा है, अभी भी कर रहा है इस चीज को आगे बढ़ाने पर। और समीकरण 1 में भी ये p जो है 5 से कट रहा है, और यहां भी q 5 से कट रहा है, यानी √5 बराबर p बटा q जो हमने माना था वो बात गलत है, वो बात गलत है। यानी जो हमने माना था, जो हमने विरोधाभास, तो हमें यही विरोधाभास हो रहा है, यही कंट्राडिक्शन फंस रहा है। तो हमने जो माना था वो बात ही गलत है। तो जाहिर सी बात है, जब बात गलत है तो √5 एक अपरिमेय संख्या होना है, तय है। तब जाके तो यहाँ नीचे लिखेंगे हम जो नीचे लिखेंगे उसको यहाँ लिख रहे हैं कि 5q को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। अतः इससे पता चलता है, इससे हमें विरोध, इससे यह हमारे अवधारणा का विरोध करता है। ज़्यादा अच्छा लाइन रहेगा। अतः यह हमारे
अवधारणा को, जो हमने माना था, अवधारणा जो हमारी थी, अवधारणा का पूर्णतः विरोध करती है, पूर्णतः विरोध करती है। इसलिए √5 क्या है? एक √5 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप यहाँ तक आप प्रूव्ड, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इस सवाल को आपने समझा होगा, इसकी मैं आपसे आशा करता हूँ। यदि आप अभी थोड़े से कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो को फिर से पीछे ले जाइए। यूट्यूब बड़ा अच्छा अपने आप में एक चीज़ दिया हुआ है, फिर से पीछे ले जाइए, फिर देखिए, फिर पीछे ले जाइए, फिर देखिए, देखते रहिए, ठीक है। आइए अब मैं बोर्ड को साफ करता हूँ, आपको समझाता हूँ आगे की तरफ। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के तरफ। 3 नहीं, 1 नंबर सवाल हुआ है ना, तो 2 के तरफ। 2 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 3 + 2√5 क्या है दोस्तों? पसीना हो रहा है, पसीना पोंछ रहे हैं। आइए, सवाल है क्या कि 3 + 2√5 में 3 जोड़ 2√5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो मैं आशा करता हूं आप √5 को समझ गए होंगे, अपरिमेय सिद्ध करना। तो जब आप √5 को प्रश्न संख्या 1 में अपरिमेय संख्या प्रूफ कर चुके हैं, तो उस आधार पर मैं उससे आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि फिर उतना वही चीज़ मैं दोबारा समझाऊंगा इस सवाल के लिए। तो मैं यहाँ √5 को अपरिमेय, चूँकि हमने प्रश्न संख्या 1 में √5 को अपरिमेय सिद्ध किया है, तो सिद्ध किया है तो √5 को अपरिमेय ले रहे हैं। सवाल है कि 3 + 2√5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। मतलब ये सवाल आपका अपरिमेय है, ठीक है। ये चीज़ अपरिमेय है, ये बात हमें बता देना है। तो हमने √5 को अभी अभी क्या किया है? प्रूफ किया है। आप उसे उतार लेंगे और समझ लेंगे। फिर एक चीज़ मैंने आपको एक ग्राफ के थ्रू, एक चार्ट के थ्रू समझाया है। यहाँ पर 2√5 को लेते हैं जरा। क्या 2√5 को हम 2 × √5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये 2 × √5 है, 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या दोस्तों? 2 एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय का जोड़ हमने बताया था अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो जब ये अपरिमेय संख्या होगा, इसका मतलब 2√5 एक क्या होगा? अपरिमेय संख्या। मतलब कि अगर 2√5 की बात की जाए, इस 2√5 की, तो ये क्या होगा? 2√5। अच्छा, ये गुना में, सॉरी, जोड़ लिख दिया यहाँ पर, मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई भी होगा तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो 2√5 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इस तरीके से जब 2√5 अपरिमेय हो गया, तो 3 + 2√5, अब 3 क्या है? एक परिमेय है, और 2√5 क्या है? एक अपरिमेय है। तो इसलिए परिमेय और अपरिमेय का क्या हो जाएगा? जोड़ अपरिमेय होगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय होगा। जब ये अपरिमेय होगा, इसका मतलब 3 + 2√5 क्या होगा? अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई डाउट? प्रूफ √5 वाले का प्रूफ पीछे से लिखने के बाद इसको आप लिख लेंगे। क्लियर? आइए अब बढ़ते हैं आपके सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 में 1 2 3 करके 3 सवाल दी हुई हैं। आइए हम बोर्ड को पहले साफ कर लें, मिटा लें।
यहाँ दिया हुआ विद्यार्थियों 3 नंबर सवाल में, 3 नंबर सवाल के 1 में, 3 का जो 1 नंबर है वो कि √2 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो √2 अपरिमेय सिद्ध करना है। इसके लिए सेम प्रोसेस, सेम तरीका, वही सारी विधियां जो √5 के लिए हमने इस्तेमाल किया है। तो आइए इसके हल के तरफ चलते हैं, इसके हल के तरफ चलते हैं। अब ये √2 है, इसको अपरिमेय मानना है, तो हमें फिर प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन का कंसेप्ट इस्तेमाल करना होगा, यानी विरोधाभास का इस्तेमाल करना होगा। फिर हमें उल्टा बात बतियाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो आइए उल्टा बात बतिया लेते हैं। √2 एक परिमेय संख्या है, माना कि, क्या माना? माना कि लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। √2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। जैसे ही हमने √2 को परिमेय संख्या माना, हम √2 को a/b के फॉर्म में, p/q माना था ना हमने, उसमें यहाँ a/b मान लेते हैं। और देखते हैं आपका दोनों कंसेप्ट a b, बहुत बच्चा सब a b x y z में उलझ के रह जाता है। कुछ नहीं है, वो सब वही है। जो a है वो x है, जो b है वो c है, कुछ नहीं है, उस वहाँ से कुछ डिफरेंस नहीं है। हम a/b मान लेते हैं यहाँ पर। तो √2 बराबर a/b, जहाँ यहाँ वही p/q का फॉर्म है, जहाँ a तथा b अभाज्य संख्याएं हैं तथा q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी q के जगह पर b लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? b, यानी b इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी b जो है 0 के बराबर नहीं होगा। ये परिमेय संख्या क्या होता है? शर्त होता है, जो हमने आपको परिमेय संख्या समझाते वक्त भी समझाया था। लिखेंगे अब आगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √2 का हम क्या करेंगे? स्क्वायर बटा a/b का स्क्वायर। क्लियर? जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे ये बाहर निकल के 2 आएगा और ये a²/b² होगा। 2b², ये b इधर आ जाएगा, बराबर a² होगा। ये समीकरण 1 हो गया। कौन सा समीकरण हो गया? समीकरण 1 हो गया। विद्यार्थियों, इससे पता चलता है कि ये 2 जो है इस a को पूरी तरह विभाजित कर देगा। ये 2 इस a को पूरी तरह विभाजित कर देगा इससे, यानी a² को। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 2a² को मूलतः विभाजित करता है। जब ये पूर्णतः विभाजित करता है तो इसका मतलब है 2a को भी, प्रमेय से जो हमने प्रमेय पढ़ा है, 2a को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। यानी ये 2 जो है a को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। ये अभी तक का हमारा बनाया हुआ काम कर रहा, मतलब कि यहाँ पर a तो अभाज्य संख्या है, लेकिन देख रहे हैं कि 2 जो है 2 संख्या a को विभाजित कर रही है। समझ पा रहे हैं आप? तो जब ये a को विभाजित कर रही है तो इसको हम आगे बढ़ा के लेके चलते हैं। हम इसको थोड़ा मिटाते हैं ऊपर से बोर्ड को। आइए यहाँ पर 2, अब जो यहाँ पर समीकरण जो हमको आया था कि 2b² बराबर a², उसको हमने समीकरण 1 माना था इसको। अब इस समीकरण, ये जो समीकरण यहाँ नीचे जो हमको मिला है 2 बराबर a, हम a बराबर 2k मान लेते हैं। a बराबर 2 को क्या मान लेते हैं? 2k मान लेते हैं, यानी a 2 को विभाजित कर रहा है तो हम a बराबर 2k मान लिए। अब 2k मान लिए, जहाँ k क्या है? एक कांस्टेंट है, यानी नियतांक है। हिंदी में क्या है? नियतांक, अंग्रेजी में कांस्टेंट है। अब यहाँ पर अब a का मान लिखेंगे। a का मान समीकरण 1 में
1 में रखने पर ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है? 2b² बराबर a²। 2b² बराबर ए का मान क्या है भाई? 2k हमने रख लिया। अब 2b² बराबर 2 दूना 4k², ये 2 से ये 2 कटेगा, b² बराबर 2k²। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? अतः अब नीचे वाला मिटेगा लिखते लिखते, देखिएगा। अतः ये 2 इस b को, अतः 2b² को पूर्णतः विभाजित कर रही है। जब 2 इस b² को पूर्णतः विभाजित कर रही है तो प्रमेय से 2b को भी पूर्णतः विभाजित करेगी, पूर्णतः विभाजित करेगी। क्लियर? तो हमने यहाँ देखा कि 2 a को भी विभाजित कर रही है और 2 b को भी विभाजित कर रही है, लेकिन हमने क्या देखा था कि a/b जो है √2 बराबर a/b हमने माना था √2 बराबर, परिमेय मानने की वजह से √2 को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं और लिख सकते हैं। ये अभाज्य संख्याएं हैं तो ये अब कटेंगी नहीं, लेकिन अभी भी 2 से ये दोनों संख्याएं कट रही हैं। हमने यहाँ कटा के दिखाया आपको प्रूफ करके। तो जब ये कट रही हैं तो हमारे बात का तो विरोध कर रही हैं, ये हमें कंट्राडिक्शन यहाँ पे दिख रहा है। हमारे साथ इस स्टेटमेंट का कंट्राडिक्शन है, क्या है? विरोध हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे इसका और लिख देंगे। हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः यह हमारे अवधारणा का विरोध कर रही है। चाहे अतः यहाँ हमारे अवधारणा का विरोध हो रहा है, अतः यहाँ हमारे अवधारणा का विरोध हो रहा है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक बिना डरे आप सवाल पूछ सकते हैं हमसे। ज़रा सा भी कोताही नहीं करनी है, क्योंकि जो पूछने में पीछे है वो सही में पीछे है, इसलिए पूछने में पीछे ना रहें। किसी से भी पूछ लें ये मानते हुए, जब आप पूछें तो अपने आप को मान लें कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, तब वो आदमी आपको अपने अंदर की जितनी चीज़ें वो सारी चीज़ समझा जाएगा। पूछें तो चुपचाप सुन लें, समझ लें। आप बिल्कुल हमें पूछें, जिस प्लेटफॉर्म पर चाहते हैं वहाँ आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं, ठीक है? हमारे स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे भी आप संपर्क करके हमसे सवाल का आंसर इसका समझ सकते हैं। क्लियर? आइए, तो यहाँ तक ये रहा आपका 3 का 1 नंबर। अभी विद्यार्थियों यहाँ पर दिया गया है 7√5। क्या दिया जा रहा है? 7√5। अब ये 2 सवाल मैं छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ? इसका कंसेप्ट आपको समझा के मैं छोड़ूंगा। अब क्यों है? क्योंकि ये 2 नंबर जो सवाल आपका दिख रहा है वहाँ पर 7√5 लिखा हुआ है, और आपका पहला ही नंबर जो सवाल है वह √5 को अपरिमेय प्रूफ करने का है। अब जब 7√5 को आप अपरिमेय प्रूफ कर रहे होंगे तो √5 वाला पूरा प्रूफ आप लिखिएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 7 एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है, और दोनों का परिमेय और अपरिमेय का मल्टीप्लिकेशन एक अपरिमेय संख्या होता है। मतलब रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, यानी समझ गए बात? तो उस प्रोसेस से आप इसे लिख सकते हैं, क्या? अपरिमेय संख्या। तीसरा नंबर सवाल 6 + √2। √2 का आपने अभी प्रूफ देखा, √2 का आपने अभी प्रूफ देखा, और 6 एक परिमेय संख्या है। तो 6 एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है, और दोनों का जोड़ एक अपरिमेय संख्या होगा। ये बात आप समझ चुके हैं। जब समझ चुके हैं तो √2 का सारा बना लेंगे,
और फिर नीचे लिखेंगे चूंकि 6 एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः दोनों का योग का जो परिणाम होगा वह अपरिमेय होगा। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर समझ पा रहे हैं आप। तो आपका ये चैप्टर और इस चैप्टर के पीछे का जो बेसिक चीज़ें थी वो सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर की है। मेरे हिसाब से आपका ये चैप्टर पूरा हुआ बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ। विद्यार्थियों, इसके अलावा भी आपके अंदर अगर सवाल है तो मैंने बार बार इस वीडियो में बताया है कि आप हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म से आपसे संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक। तो मैं इस तरह से आपके इस चैप्टर का समापन करता हूं। यह चैप्टर आपका समाप्त हुआ। इसके बाद मैं आपका 1.4 का वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियोस डायरेक्ट आप तक, फर्स्ट ऑफ ऑल आप तक पहुँचें और आप उसे जल्द से जल्द देखें, अपना नोट्स बनाएं, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। इष्ट मित्र दोस्तों के पास भी भेजें, ताकि वो भी इसके साथ हमारे और आपके साथ मिलकर धीरे धीरे साथ साथ चल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक अपने पढ़ाई को बनाए रखिए। तब तक हम आगे के वीडियो में आपके लिए और भी मेहनत करेंगे और आप भी अपने लिए मेहनत कर दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।